हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ बायोलॉजी का डीजे बजाने के लिए तैयार हूं। पिछली क्लास में हमने बच्चों पढ़ा था कि कैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस वर्क करते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट है। अब इस क्लास में हम देखिए सेम वही जो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि करेक्टर, उसके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, टॉल ड्वार्फ, सेम करेक्टर स्टेम हाइट, टॉल ड्वार्फ, फ्लावर कलर वायलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, पॉड शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, pod color green yellow, seed shape round wrinkled, and seed color yellow green. So these 7 characteristics which Mendel mentioned in his data, और उसी डेटा के बेसिस पर डोमिनेंट और रिसेसिव माने गए हैं, क्योंकि उन्हीं डेटा के बेसिस पर जो नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस मेजॉरिटी में हुआ उसको डोमिनेंट कहा गया, जो लीस्ट हुआ उसको रिसेसिव कहा गया। अब इसी के बेसिस पर अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज द 2 स्टेप्स ऑफ मेंडल। मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या किया। पहला स्टेप था उनका, स्टेप 1 इज रिमूवल ऑफ एंथर, दैट इज इमास्कुलेशन। अब मेल पेरेंट के एंथर को लिया और उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन किसी दूसरे, जिसके कट किए दूसरे पॉलन, इसके तो एक, क्योंकि बाइसेक्सुअल है। अब ये आपका जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके मेल यानी कि एंथर्स को कट कर दिया और दूसरे अपने डिजायर्ड पॉलन्स को उनके ऊपर डस्ट कर दिया। सो दैट इज द स्टेप 2। तो ये कॉमन स्टेप है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू और इन 2 मार्क्स। किसी भी फॉर्म में ये आपसे पूछा जा सकता है। सो दैट ये 2 स्टेप्स बताइए। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है ये कहीं ना कहीं मेंडल ने स्टार्ट की थी। उसने मेल पेरेंट एक फ्लावर से, जो आपका मेल यानी कि स्टेमन थे, कि वो अपने ही बेसिस पर ना गिर जाएं, नेचुरली ही डस्ट ना हो जाएं, इसलिए उनको कट कर दिया गया। और डिजायर्ड पॉलन्स को, यहां पर क्या है ये डिजायर्ड, डिजायर्ड पॉलन्स को उसने डस्ट किया उस इमास्कुलेटेड फ्लावर के ऊपर, ताकि अपने मन मर्जी के प्लांट्स को या नेक्स्ट जनरेशन में डेवलप किया जा सके। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूं बच्चों। ये स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छे तरीके से अपने पास सेव रखें, ताकि ये आपको फ्यूचर यूज में मिनिमम 1 मार्क प्रोवाइड कर सके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। अब आता है नेक्स्ट आपका इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था बच्चों इसको हमने, दैट इज नेम्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब है यहां पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। अभी तक हमने पिछली क्लास में एक ही जीन के बारे में बात की थी। अब देखिए यहां पर फर्स्ट फिलियल जनरेशन प्रोजेनी, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेम वही चीज ये भी यहां पर कह रहे हैं कि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल, वेयर ही क्रॉस टॉल plant with dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them, generate फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, जिसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन कहा गया। मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल
लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, वन ऑफ इट्स पेरेंट, इस बात पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू, वन ऑफ इट्स पेरेंट, क्योंकि एक पेरेंट है कैपिटल टी और एक पेरेंट है स्मॉल टी, तो इस पेरेंट से कोई इंपैक्ट नहीं था। ये पेरेंट का जीन अगले जनरेशन में पहुंचा जरूर, लेकिन इस डोमिनेंट पेरेंट के जीन ने इस रिसेसिव पेरेंट के जीन को एक्सप्रेस होने नहीं दिया, और इसी को ये कह रहे हैं। तो नन वर ड्वार्फ, कि कोई भी ड्वार्फ प्लांट डेवलप नहीं हुआ। सो दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, कि कोई भी ड्वार्फ प्लांट डेवलप नहीं हुआ। अब यहां पर एक फिर और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट दे आर सेइंग, कि ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन ऑफ द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, बाकी के लिए भी नो, ही फाउंड द F1 always resembled either one of the parents and that the trait of other parent was not seen in them, हमेशा दोनों पेरेंट में से एक ही पेरेंट का ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दिया, दोनों पेरेंट के ट्रेट दिखाई नहीं दिए, कोई मिक्सिंग नहीं हुई, और इसीलिए इन्होंने इस लॉ का नाम रखा लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगेन आई एम शेयरिंग द QR कोड, इसको सेव रखिए, क्योंकि इसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं, और एमसीक्यू पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये नीट में भी आपके काम में आएंगे और साथ के साथ कमिंग बोर्ड एग्जाम। सो आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू डील विद दिस QR कोड, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं और आगे इसके अलग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। देखिए भाई, हम नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स, टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द F2 जनरेशन, यानी कि फिलियल 2 जनरेशन, सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वर ड्वार्फ, कि कुछ ऑफस्प्रिंग्स उसे जो पहली जनरेशन में मिले ही नहीं थे, अब इस जनरेशन में कुछ ड्वार्फ भी मिले। तो सम ऑफ द ड्वार्फ F2 में। सो अगेन दैट्स अ simple question but can be asked in MCQ. The character that was not seen in F1 generation, dwarf जो F1 जनरेशन में नहीं देखा गया था, तो MCQ ऐसे ही बन सकता है कि टिक द character which was not seen in F1 generation if we cross a tall pea plant with dwarf pea plant. So next is the proportion of plants that were dwarf were 1/4 of the F2 plants, while 3/4 of F2 plants were tall. Next, the tall and dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending. Blending का मतलब है यहां पर mixing, कि उनके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं हुई है। दैट इज ऑल ऑफस्प्रिंग्स वर ईदर टॉल और ड्वार्फ, नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट, किसी की भी उनके बीच की हाइट नहीं थी। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का एक प्लांट पी का टॉल कह रहे हैं हम, और 6 सेंटीमीटर के प्लांट को ड्वार्फ कह रहे हैं, कोई कोई भी 7 8 9 सेंटीमीटर वाली रेंज का कोई प्लांट उसके अंदर नहीं था, सबकी रेंज मैक्सिमम की 10 सेंटीमीटर के आसपास थी। भाई आप 9.8 कह लो, 10.1 कह लो, आसपास, एक्यूरेट तो बिल्कुल हाइट पॉसिबल नहीं है, और इसी तरीके से ड्वार्फ की जो 1/4 मिले। सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन, ऐसे ही अलग और दूसरे ट्रेड्स के साथ किया तो सेम 3:1 का रेशो आया। सो द कंट्रास्टिंग ट्रेड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट ईदर F1 और F2 स्टेज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये MCQ की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि किसी भी ट्रेड के अंदर, बाकी सबके साथ भी देखा लेकिन किसी के साथ भी ब्लेंडिंग ऑब्जर्व नहीं हुई। ब्लेंडिंग अगेन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मिक्सिंग, कि जीन्स की कोई मिक्सिंग डेवलप नहीं हुई। तो इसी को मैं आपको QR कोड दे रहा हूं बच्चों, शेयर करिए,
फ्यूचर नोट्स बनाइए, वैल्यू पॉइंट्स करके लिखिए। वैल्यू पॉइंट्स का मतलब बच्चों ये होता है कि हम इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। एमसीक्यू बेसिस पर इसका वैल्यू पॉइंट ज्यादा है, तो इसलिए वैल्यू पॉइंट फॉर एमसीक्यू, और उन लाइंस को मार्क करें और लिखें जिनके बेसिस पर आपको थोड़ा बहुत ट्रिकी लैंग्वेज के साथ आपसे उस एमसीक्यू को बनाकर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए जी, आगे चलते हैं अब। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज्ड, इन बेसिस पर मेंडल ने प्रपोज किया कि दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमीट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन, कि कुछ पास हो रहा है लगातार बिना चेंज के एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ही कॉल्ड, उसको ही, समथिंग को उसने नाम दिया फैक्टर्स। तो एक तरीके से ये फैक्टर्स की डेफिनेशन हो गई, किसके थ्रू? मेंडल के थ्रू। सो दैट इज डेफिनेशन ऑफ फैक्टर, जिन्हें फैक्टर कहा मेंडल ने और जिसको बाद में जीन नाम दिया जॉनसन ने। नाउ वी कॉल देम जीन्स। देखिए आ गई यही बात कि अब इनको हम जीन्स कह रहे हैं, पहले मेंडल ने इनको नाम दिया था फैक्टर। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। फिर ये एमसीक्यू के लिए बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है जो पूछा जा सकता है। हालांकि दैट्स अ वेरी सिंपल, लेकिन भैया कुछ नहीं भरोसा क्या चीज एग्जाम में पूछ ली जाए। सो दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। तो ये जीन की डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन ऑफ जीन। इनहेरिटेंस के बेसिस पर इस तरीके से हम जीन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नेम्ड एज एलील्स, सो दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हो गई डेफिनेशन ऑफ जीन। ये जीन की डेफिनेशन हो गई कि जीन क्या है बेसिकली, वो पर्टिकुलर कोड करने वाली स्ट्रक्चर किसी भी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की, उसे हम एलील कहते हैं। और ये आपकी, सॉरी, एलील की डेफिनेशन, जीन की नहीं, एलील की, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एलील। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी अब। सो वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन, then the capital letter is used to express at the F1 stage and the small alphabet the other trait। जो भी आपका F1 में एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब वो डोमिनेंट है, वो नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर हुआ है, और फिर उसके बाद F2 में भी उसका ही मेजॉरिटी रही है। आप देखेंगे F1 के अंदर भी मेजॉरिटी डोमिनेंट की ही रही है और F2 के अंदर भी मेजॉरिटी डोमिनेंट की ही रही है। तो इसलिए उसको हम अल्फाबेटिकल सिंबल्स में कैपिटल लेटर से शो करते हैं। अगेन आई एम शेयरिंग दिस क्यूआर कोड, इसमें देखिए, क्योंकि इसमें अलग अलग फैक्टर की डेफिनेशन है, जीन की डेफिनेशन है, एलील की डेफिनेशन है, जो किसी भी बेसिस पर आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है। वी कांट नेग्लेक्ट देम, तो इसलिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम। ओके, मूव टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं अब इसमें आप देखेंगे कि इफ वी यूज alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait। अब ये उसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं कि इफ वी टॉक दिस, के फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द करेक्टर ऑफ हाइट, T, capital T is used for the tall trait and small t for the dwarf, and capital T and small t are the alleles ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के एलील्स है। अब जैसे कि हमने कहा था उसी बात को ये भी आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो दैट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, ये पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में। नेक्स्ट, हेंस इन प्लांट्स द पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट वुड बी कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो तीन एलील्स के वर्जन्स हो सकते हैं, थ्री पेयर्स ऑफ एलील्स हो सकते हैं। मेंडल आल्सो प्रपोज दैट
In a true breeding line, Trau or dwarf P variety, the allelic pair of genes for height are identical, तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगस, और ये हो गया आपका होमोजाइगस आपका डोमिनेंट, और ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव। अब देखिए यहां पर फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं, कैपिटल टी एंड capital T, small t and small t are called genotype of the plant, while the descriptive term tall and dwarf are named as phenotype। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया एमसीक्यू के लिए कि भाई होमोजाइगस यानी कि दोनों सेम, ये हो जाएगा डोमिनेंट, और स्मॉल टी ये हो गया जी रिसेसिव। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव हम तय नहीं करेंगे, ये तय करेगा आपका क्रॉस, जो आपको F1 में भी मिला, और फिर उसके बाद जो पेरेंटल ट्रेट F1 में फॉलो हुआ, और उसके बाद मेजॉरिटी भी उसी की ही है F2 में भी, सो दैट ट्रेट 100% इज डोमिनेंट, एंड द अदर ट्रेट जो कि F1 में तो एक्सप्रेस नहीं हुआ लेकिन F2 में वो एक्सप्रेस हुआ, सो सच ट्रेट इज रिसेसिव ट्रेट। अब देखिए यहां पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट देन वुड बी द phenotype of plant that had genotype capital T small t, so that is again tall, but that is mixed or hybrid tall we can say, क्योंकि ये हो गया आपका heterozygous, that is named as the heterozygous, again a good question for MCQ। तो अब इसमें आगे समझते हैं कि what they try to say, as Mendel found the phenotype of F1 generation that is heterozygote, आ गई वही टर्म जो अभी हमने बात करी थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, to be exactly like the capital T parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factor one dominates the other। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, he proposed that पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, डिसिमिलर मतलब पेयर एक दूसरे के जैसा नहीं है, एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी है, वन डोमिनेट्स अदर, दैट एज इन F1 जनरेशन, एंड हेंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर, while other factor is named as recessive factor। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी, डेफिनेशन ऑफ डोमिनेंट एंड recessive। So that's how you can define this dominant and recessive, and again that's a good for MCQ, that can be asked in the form of MCQ। In this case, capital T, that is tallness, is dominant over small t, that is dwarfness, and that is recessive। He also observed आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर करेक्टरिस्टिक्स, सेम बाकी के लिए भी यही करेक्टरिस्टिक्स, यही सेम ट्रेट, यही सेम बेसिस कॉन्सेप्ट उन्होंने देखा और समझा। अगेन आई एम शेयरिंग दिस टू यू, क्योंकि देखो बड़ी ये छोटी छोटी, अब आज की तारीख में छोटी छोटी चीजें ही बड़ी हैं, एमसीक्यू बनी इसी तरीके की चीजों पर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट भी जनरेट कर रहा है, बच्चे समझते हैं बड़ा आसान है, नहीं आने का, भैया सिंपल, आसान और डिफिकल्ट की परिभाषा कुछ नहीं है, जो आपको आता है वो आसान, जो नहीं आता है वो डिफिकल्ट। तो हर पर्टिकुलर क्वेश्चन की कीमत है और वही चीज आपको समझनी है हर लाइन की, क्योंकि तो किसी भी लाइन पर एमसीक्यू बन सकता है, दैट इज फॉर your NEET or for coming board exam, so you have to focus a lot on each and every line। So that is enough for to deal with this QR code। Let's move to next। अब आगे की बात करते हैं। देखिए जी, अब he convent it is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember the concept of dominance and recessiveness। ये जानबूझकर किया गया ताकि उनको हम अलग कर सकें और एक रिप्रेजेंटेशन दिमाग में हो जाए कि भाई कैपिटल से रिप्रेजेंटेशन है तो इसका मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट है, और स्मॉल से रिप्रेजेंटेशन है तो ये एक रिसेसिव ट्रेट है। डू नॉट यूज टी फॉर टॉल, देखिए जो बात मैंने आपको बताई थी कि अलग अलग ना यूज करें, एक ही अल्फाबेट के
क्या अपर केस और लोअर केस से आप उसको डिफाइन करें स्ट्रिक्टली। देखिए इस बात को कहा जा रहा है कि डू नॉट यूज टी फॉर टॉल एंड डी फॉर ड्वार्फ बिकॉज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर वेदर कैपिटल टी एंड स्मॉल डी आर एलील्स ऑफ द सेम जीन करेक्टर और नॉट दैट कैन कॉज कंफ्यूजन। तो ये फिर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये कि एलील्स कैन सिमिलर एज इन केस ऑफ होमोजाइगोट्स कैपिटल टी स्मॉल टी एंड डिसिमिलर इन केस ऑफ हेट्रोजाइगोट दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगेन ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, फिर मैं इसको शेयर कर रहा हूं बच्चों। आप इससे अपने लिए पोटेंशियल एमसीक्यू जनरेट करिए, इसको वैल्यू पॉइंट की फॉर्म में लिख लिए, ताकि अगर ये आता है तो आप इजीली इसको डील कर सके, इसको समझा सकें, इसको प्रॉपरली लिख सकें। सो दैट इज एनफ टाइम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए जी, अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं कि द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन करेक्टर, और जिसका नाम है क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब वन करेक्टर की बात हो रही है तो मोनो, मोनो मीन्स वन, एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, बिकॉज वन करेक्टर वी टेक वन एट वन टाइम, एक समय पर हम एक करेक्टर के साथ डील कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आगे की बात करते हैं। सो नेक्स्ट इज from the observation that recessive parental trait is expressed without any blending in F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, alleles of the parental pair separate or segregate from each other, and only one allele is transmitted to a gamete। कि अलग अलग हो गए और उनमें से एक तरीके का, एक पेरेंट से एक ही गया, एक पेरेंट से उस कॉम्बिनेशन का केवल एक हिस्सा, क्योंकि मियोसिस में आधा हो जाता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी एक में गया, स्मॉल टी दूसरे में गया, दोनों ही एक जाइगोट में नहीं गए, एक मिला उन्हें मदर पेरेंट से और एक मिला उसे फादर पेरेंट से। तो ये चीज, ये बात कह रहे हैं, तो इसी को नाम दिया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन, और ये सेपरेशन क्यों हुआ, दैट इज ड्यू टू मियोसिस। किस लिए हुआ, मियोसिस की वजह से हुआ। सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स इज ए रैंडम प्रोसेस, एंड सो देयर इज 50% चांस ऑफ ए गैमीट कंटेनिंग ईदर एलील, कोई सा भी एलील उसको मिलने के 50% चांस है, बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट्स ऑफ क्रॉसिंग। अगेन ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, सब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही उठा उठा के बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए हमें लाइन बाय लाइन बड़े अच्छे तरीके से डील करने की बड़ी सख्त जरूरत है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए जी, इन दिस वे द gametes of the tall capital T plants have the allele capital T, and the gametes of dwarf small t उसका एलील होगा स्मॉल टी। ठीक है जी। तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टिक द करेक्ट एलील फॉर द दिस। अब लैंग्वेज को डिफर करना यही आज की तारीख की है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट छोड़ने नहीं है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू एलील्स कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट से एंड दो थ्रू द पॉलन, सपोज कीजिए पॉलन के थ्रू मेल है ये, और स्मॉल टी फ्रॉम अदर पेरेंट through the egg, and unite to form zygotes having capital T allele and one small t allele, and in other words hybrids have capital T small t। ठीक है। So again I am sharing this QR code, deal with this carefully, क्योंकि इनके ऊपर ही आपके क्वेश्चंस बन बनकर आ रहे हैं हर साल, एमसीक्यू का यही सोर्स बन रहे हैं। भले ही बड़े इजी लग रहे हैं आपको, समझने के बाद हर चीज इजी लगती है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होता तो दैट मेक दिस एनी
पर्टिकुलर पार्ट डिफिकल्ट, तो इसलिए डिफिकल्ट नहीं हो, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन आप तक पहुंचना चाहता हूं। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इन अदर वर्ड्स ये हो गया, सिंस दीज हाइब्रिड्स कंटेन एलील्स विच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट्स द प्लांट्स हेट्रोजाइगस। तो क्या हो जाएगा वो, हेट्रोजाइगस, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, the formation of the zygote F1 and F2 plants can be understood from a diagram called Punnett square shown in figure 4.4। जो आप ये देख रहे हैं दैट्स अ Punnett square, क्योंकि इसको मैंने आपको बताया था, आरसी पनेट नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्रेस किया था। तो इट वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेसिस्ट Reginald C. Punnett, R.C. Punnett, and it is graphical representation to calculate possibility of all possible genotypes of a offspring in a genetic cross। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के बेसिस पर ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे तरीके से अपनी मेमोरी में आप सेव रखें। The possible gametes are written on the two sides, usually top row and left column। ये आप देख रहे हैं। And all possible combinations are presented in the box below in the square, which generates a square output form। So again, that can ask in the form of MCQ। The Punnett square shows the parental tall, that is male, and the dwarf, that is female. The gametes produced by them, F1 capital T small t, and F1 parent plants of genotype capital T small t are self pollinated, and the symbol, ये आप फीमेल के लिए यूज किया जाता है, ये सिंबल इस तरीके से हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। ये आपने चैप्टर 5 में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th में। और ये हम मेल के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से डिनोट द फीमेल एग्स एंड मेल, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है ऑफ द F1 जनरेशन रेस्पेक्टिवली एंड F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी व्हेन इफ सेल्फ पॉलिनेटेड प्रोड्यूस गैमीट्स ऑफ। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें वही आ रही हैं जो हम पढ़कर आ रहे हैं। मार्क इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बच्चों ये एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से आपको बुक के अंदर पता होना चाहिए और इनसे वैल्यू पॉइंट बनाइए। यही बड़े काम की चीज है जो आपको एमसीक्यू में बड़ी हेल्प करेंगे या 2 मार्क्स में बड़ी हेल्प करेंगे। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, हार्ड और डिफिकल्ट मैंने अभी आपको बताया, उसकी कोई क्राइटेरिया, जो आपको आता है वो इजी, जो नहीं आता है वो डिफिकल्ट। तो इसलिए किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को कमजोर मत मानो, हर वैल्यू पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको करना है उसके अंदर। देखिए जी, अब यहां पर ये उसी चीज को कह रहे हैं कि व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, pollen grains of genotype capital T have a 50% chance to pollinate eggs to genotype capital T as well as of small t। ठीक है। सो आल्सो pollen grains, उसी तरीके से उनके पास भी 50% चांस है। तो इसलिए आप देख रहे हैं सेम वही बात आती है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, जो 3 तरीके के प्लांट्स हमें मिले, फिर ये वही आपको पूरा समझा रहे हैं कि किस तरह। अब यहां पर हमारे मुद्दे की बात आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और दैट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि किस तरीके से मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया गया। तो मैथमेटिकली कंडेंसेबल क्या है, देखिए आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है। बाइनोमियल थ्योरम क्या गया, एक्सप्रेशन, आप 6th 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको, एंड दैट इज a प्लस बी इक्वल का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। तो उसी फॉर्म में इन्होंने इसको डेवलप किया। कैसे, देखिए भाई अभी हमने लिया कि यहाँ एक ही जगह तो हो गया, आप कैपिटल टी टॉलनेस के लिए जो भी हमने
और बी की जगह लिया स्मॉल टी, ये हो गया जी आपका ड्वार्फनेस के लिए। ठीक है जी। तो अब इसको हम टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब अभी हमने कहा कि 50-50% चांस है, तो हाफ टी और हाफ ही चांस इसका है। अब इन दोनों के बीच में हमने प्लस लगा दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। तो अब आपको वही मिलेगा जो नेक्स्ट जनरेशन में हमें मिला है। देखिए जी, 1/2 टी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 टी इंटू 1/2 स्मॉल टी। सेम जैसे फॉर्मूला था उसी को हमने अप्लाई कर दिया। अब आप ध्यान से यहां देखेंगे तो दैट बिकम 1/4 टी टी प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट बिकम हाफ कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर 1/4 स्मॉल टी। तो अब आपके पास सेम वही रेशो आ गया जो जीनोटाइप रेशो हमने निकाला था। देखिए, टॉल प्लांट का रेशो था 1/4, तो वही आया है सेम जो है होमोजाइगस टॉल थे। इसी तरीके से हेट्रोजाइगस टॉल का रेशो कैपिटल टी स्मॉल टी हाफ आया है, यानी कि 1/2, और ड्वार्फ प्लांट्स का रेशो 1/4। ठीक है, तो सेम देखिए वही एक्सप्रेशन इन्होंने यहां पर दिया है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चन। किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है। सो अगेन दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बताया गया था आपको मेंडल की सक्सेस का राज। उनमें से एक पॉइंट ये था कि मेंडल ने मैथमेटिकल लॉजिक को यूज किया। तो कैसे यूज किया, अभी मैंने आपको इसका डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, और ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना है। और ये कुछ बिल्कुल क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू नेग्लेक्ट दिस, आप इसको मना नहीं कर सकते। इसलिए इन्हीं सभी पॉइंट्स की बड़ी सख्त जरूरत है कि आप उन्हें अच्छे तरीके से, मैं भी इसको बिना कराए आगे बढ़ सकता था भाई, मैं कॉन्सेप्ट तो सारा आपको पिछली क्लास में करा चुका हूं, लेकिन जब तक आपको दिखाया नहीं जाएगा आप बच्चे उसे अपने आप नहीं करते। इसलिए इसको समझना और इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। ये दिमाग में मत बनाइए कि ये नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है। यू आर नॉट going to leave a single line of the NCERT। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका मेंडल के बेसिस पर ओरिजिनल, अब आप किसी के साथ भी इस तरीके से करेंगे तो आप इसी सेम वैल्यू को डेवलप करेंगे। तो ये सारा कुछ हमने एनसीईआरटी के बेसिस पर भी इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ लिया है बच्चों। कौन से क्वेश्चंस इस पर आ सकते हैं उसको भी हमने डील किया, कैसे कॉन्सेप्ट इसमें लिखे हुए हैं, तो सारी चीजों पे हमने कॉन्सेप्ट को भी समझा और एनसीईआरटी को उसके साथ रिलेट करके क्या एमसीक्यूज या 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हमने मार्क किया। तो इस क्लास में इतना ही बच्चों, इससे इसी तरीके से जुड़कर पढ़ते रहिए, बायोलॉजी को आसान बनाते रहिए, और वीजे के साथ बायोलॉजी का डीजे बजाते रहिए। आपके लिए बहुत जरूरी है कि नोट्स बनाएं, वैल्यू पॉइंट्स लिखें, क्योंकि यही आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए मजबूत बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। ऑलवेज लर्न विद रिपीटेड राइटिंग, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड मैंडेटरी। सो अगली क्लास में मिलते हैं।